गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 22 दिसंबर 2020 को कक्षा 7 विज्ञान विषय के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 12 पादप में जनन पेज नंबर 141 पर जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें और आज के जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं उन्हें आपको आपकी विज्ञान की अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत करना है। पादप में जनन लेसन नंबर 12। आइए देखते हैं अपन अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादप में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिनके बारे में हम अध्याय में पढ़ेंगे। मनुष्यों में जो जनन होता है वो संतति का जन्म होता है, जिसे जनन कहा जाता है। अब जनन की विधियां देखेंगे अपन। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए, प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपका बन रहा है बच्चों, वो ये है कि कायिक अंग किसे कहते हैं? कायिक अंग किसे कहते हैं? कायिक अंग किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आपका बना है, कायिक अंग किसे कहते हैं, जिसमें ये लिखेंगे अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। आपने बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए उत्पाद को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के किए बिना ही उगाए जाते हैं। यदि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः कायिक प्रवर्धन कहते हैं। आगे देखेंगे। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे? इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगा करके दोहराएं। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष, पत्ती के परसंधि से जुड़ाव का बिंदु, ये में भी कलिकाएं मुकुल होती है। ये कलिकाएं प्रौढ़ अंकुरों के
रूप में विकसित होती है और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहती है। कायिक कलिकाओं में भी नए पादप को जन्म दे सकती है। एक ताज़ा आलू लीजिए, आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े शक्त चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएं दिखाई दे सकती है। शक्त चिन्ह को आँख भी कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए और जिसमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य ही दिखाई देगी। उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उस स्थान पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़े खोद कर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं? इसी प्रकार अदरक, हल्दी भी उगा सकते हैं। बायोफिल्म पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारे के गर्त में कलिकाएं होती है। ये चित्र 12.4 में देखेंगे। ये देखिए साहब, इसी पादप की पत्ती आर्द्र मृदा पर गिर जाए तो प्रत्येक कलिका मुकुल नए पादप को जन्म दे सकती है। कुछ पादपों की जड़ें, मूल भी नए पादपों को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए शकरकंद, डालिया, कैक्टस जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं। बीजों से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ सकते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं क्योंकि एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता जनक दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप जीव बीज उत्पन्न करते हैं। मुकुलन। आपने पहले यीस्ट के बारे में पढ़ा है जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही दिनों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। याद रखिए कि यीस्ट एक एकल कोशिका एक कोशिकीय जीव है। आइए हम देखते हैं कि ये जनन कैसे करते हैं। ये चित्र में दिखाया गया है, यीस्ट कोशिका है, विकसित होता मुकुल है, नवीन मुकुल है और मुकुल श्रृंखला है। ये पूरी यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा प्रवर्ध मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिकाओं से विलग होकर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाता है। नई यीस्ट कोशिकाएं विकसित होकर के परिपक्व हो जाती है और फिर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाती है। कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिसे हम मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में यीस्ट कोशिकाएं बन जाएगी। खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। पेज नंबर 144 पर बच्चों ऐसे इस प्रकार से
ये शैवाल हैं। जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल दो या दो से अधिक खंभों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अपने टुकड़ों नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बीजाणु निर्माण। आप अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। क्रियाकलाप। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तक जा सकते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है, इसलिए लंबे समय तक जीवित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्ण जैसे पादप में भी जनन बीजाणु द्वारा होता है। पुष्प की संरचना। लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग है। सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कर दीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगीय पुष्प कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, आप बच्चों, एक लिंगीय पुष्प किसे कहते हैं? एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? इसी में जोड़ेंगे एक लिंगीय व द्विलिंगी। एक लिंगीय द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित हो जा सकते हैं अथवा दोनों अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। पुंकेसर में परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्म को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मों के युग्मन से युग्मनज कहता है। तीसरा प्रश्न हमारा होगा बच्चों, युग्मनज किसे कहते हैं? युग्मनज किसे कहते हैं? परागण।
सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वे वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं, जबकि उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। चौथा प्रश्न लेंगे बच्चों, परागण किसे कहते हैं? परागण किसे कहते हैं? नोट कर लिया आपने। और आपको पुष्प में परागण का चित्र भी बनाना है। साथ में आपको बताना है पुष्प में परागण का चित्र बनाओ। चित्र है पेज नंबर 145 पर 12.10। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परागण कहते हैं। आज हम यही रखेंगे, कल हम पढ़ेंगे निषेचन। पेज नंबर 146 पर पढ़ेंगे हम निषेचन। आपको बच्चों इसका होमवर्क जो मैंने आज बताए हैं सभी 4 प्रश्नों को आपको करके लाना है। आपको अपने अभ्यास पुस्तिका के अंदर इन प्रश्नों को करना है। पहला प्रश्न, कार्मिक अंग किसे कहते हैं? दूसरा, एकांग लिंगी और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तीसरा, युगजनक किसे कहते हैं? परागकण किसे कहते हैं? पुष्प में परागकण के का चित्र बनाओ। ये प्रश्न आपको करके लाने हैं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।